वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में देख रहे हैं हम भौतिक विज्ञान और चलिए शुरू करते हैं वायुमंडलीय दाब से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो किसी बिंदु पर वायुमंडलीय दाब उस बिंदु के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल पर उस बिंदु से वायुमंडल के शीर्ष तक की वायु के स्तंभ के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि समुद्र के तल पे वायुमंडलीय दाब 1.013 गुणा 10⁵ पास्कल यानी 1 एटमॉस्फेयर है। और इसके यथार्थ माप के लिए सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक इवेगोलिस्टा टार्सेली ने एकत युक्ति की रचना की थी। ठीक है, वायुमंडलीय दाब PA बराबर φGH, जहाँ पे फाई जो होता है वो पारे का घनत्व होता है और H जो है वो नली में पारे के स्तंभ की ऊंचाई है। प्रयोग में पाया गया कि समुद्र तल पर बैरोमीटर पर पारे के स्तंभ की ऊंचाई लगभग 76 सेंटीमीटर होती है, जो 1 एटमॉस्फेयर दाब के तुल्य होती है। सामान्यतः दाब का जो वर्णन है वो सेंटीमीटर अथवा मिलीमीटर पारा स्तंभ के पादों में किया जाता है और 1 मिलीमीटर मरकरी यानी Hg दाब का तुल्यांकी दाब जो होता है 1 टॉर कहलाता है। 1 टॉर, ये देख लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 टॉर इक्वल टू 133, 1 टॉर इक्वल टू 133 पास्कल। ठीक है, 133 पास्कल। पास्कल जो है ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ये दाब की इकाई होती है। औषधि विज्ञान तथा शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी में दाब के मात्रक के रूप में मिलीमीटर मरकरी तथा टॉर का उपयोग किया जाता है और मौसम विज्ञान में इसका सामान्य मात्रक बार या मिलीबार होता है। ठीक, पृथ्वी के चारों ओर का गैसों का आवरण वायुमंडल कहलाता है और इसको नापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वायुमंडलीय दाब में अचानक गिरावट, ठीक है, अचानक गिरावट आंधी तूफान आने की संभावना को व्यक्त करता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो दोस्तों, हम जो आपको कंटेंट दे रहे हैं ये सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है आपका घनत्व यानी डेंसिटी का। तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को उसका घनत्व कहते हैं। एक घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, इसका SI मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब और ये धनात्मक अदिश राशि है। द्रव जो होते हैं असंपीड्य होते हैं, अतः किसी द्रव का घनत्व सभी दाबों पर लगभग अचर रहता है। ठीक है, और इसी के विपरीत जो गैसें होती हैं वो दाब में परिवर्तन के साथ घनत्व में अत्यधिक परिवर्तन दर्शाती हैं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 277 केल्विन पर जो जल का घनत्व है वो होता है 1 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब और किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व यानी विशिष्ट गुरुत्व उस पदार्थ के घनत्व और जल के 4 डिग्री पर घनत्व का अनुपात होता है। ठीक है, और अपेक्षित घनत्व जो है वो विमाहीन धनात्मक अदिश भौतिक राशि है। ठीक है, अपेक्षित घनत्व, क्योंकि ये रेशियो है, घनत्व का रेशियो है जिसमें पदार्थ का घनत्व और जल का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व है, तो इसलिए ये रेशियो हो गया, तो ये विमाहीन धनात्मक अदिश भौतिक राशि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, द्रव दाब देखते हैं। लिक्विड प्रेशर क्या होता है? तो किसी द्रव द्वारा बर्तन की नली व दीवारों पर लगने वाले दाब को द्रव दाब कहते हैं। अगर द्रव की सतह से गहराई H हो और किसी बिंदु पर द्रव का दाब P क्या होगा? वो HdG। ठीक है, D जहाँ पे होता है द्रव का घनत्व, H हो गया ऊंचाई और G जो है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक गुरुत्वीय। द्रव दाब के नियम देखिए, द्रव दाब का नियम देखते हैं कि द्रव के भीतर एक क्षैतिज तल पर सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब समान होता है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में भी समान होता है और द्रव द्वारा लगाया गया दाब सदैव द्रव के संपर्क वाली सतह के लंबवत होता है। ठीक है, और द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब सतह के आकार व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पृष्ठ तनाव का। इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में उदाहरण या फिर इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर पूछ के आता है, इंपॉर्टेंट है ये। तो वह द्रव, किसी द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण इसका स्वतंत्र पृष्ठ यानी फ्री सरफेस न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है तथा एक तनी हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति व्यवहार करता है, वह इसका पृष्ठ तनाव कहलाता है। इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। तो किसी द्रव के लिए
पृष्ठ तनाव का मान द्रव की प्रकृति, ताप और उस माध्यम पर निर्भर करता है जो द्रव के पृष्ठ के दूसरी ओर होता है। याद रखिएगा, ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घटता है और क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य होता है और आदर्श द्रवों का भी पृष्ठ तनाव शून्य होता है। ठीक है, यदि किसी द्रव का भार नगण्य है और तो उसकी आकृति जो होगी वो पूर्ण गोलाकार होगी। उदाहरण के लिए देख लीजिए, वर्षा की बूंदें, साबुन के बुलबुले, ये सब पूर्ण गोलाकार होते हैं क्योंकि वो बूंद वह आकृति धारण करती है जिसमें उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो। ठीक है, और यदि केवल उसके ऊपर पृष्ठ तनाव कार्य कर रहा है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम तब होगी जब उसका क्षेत्रफल कम से कम हो, अतः वह गोलाकार हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो एग्जाम में पूछा भी गया है कि वर्षा की बूंदें जो हैं वो गोल क्यों होती हैं या फिर साबुन के बुलबुले क्यों गोल होते हैं, तो उसका कारण जो है वो पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन। आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट है ससंजक और आसंजक बल। तो आणविक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसको अणु कहते हैं। ठीक है, और ये अणु जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, और एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ससंजक बल कहलाता है। ठीक है, यानी कोई एक पदार्थ है, इसके बीच में ये कई अणु हैं, एक दूसरे को ये आकर्षित करते रहते हैं, तो इनके बीच में लगने वाला एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होगा वो ससंजक बल कहलाएगा। और वहीं भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, ठीक है, उनके मान लीजिए ये पदार्थ हैं, इसके बीच में ये इनका ये अणु है, इस पदार्थ का ये अणु है, तो इन अलग अलग पदार्थों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होगा अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच का, वो आसंजक बल कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, तेल तथा जल के बीच आसंजक बल जल के ससंजक बल से कम होता है। ठीक है, एग्जाम में ये पूछा गया है, तेल और जल के बीच लगने वाला जो आसंजक बल है, यह आसंजक बल कैसे हुआ, क्योंकि ये जल के अणु और तेल के अणु ये अलग अलग पदार्थों के बीच के अणु हैं, इनके बीच में लगने वाला बल तो वो आसंजक बल हुआ और जल के ससंजक बल से कम होता है। ठीक है, लेकिन तेल के ससंजक बल से अधिक होता है। ठीक है, यही कारण है कि पृष्ठ पर डाली गई जल की बूंद सिकुड़ करके गोल आकार धारण कर लेती है, लेकिन जल के पृष्ठ पर डाली गई तेल की बूंद एक पतली फिल्म के रूप में अधिक क्षेत्र में फैल जाती है। ठीक है, तो जैसे वही हम लोग देखते हैं कि मानिए तेल रखा हुआ है, इसके ऊपर अगर आप जल की बूंद डालेंगे तो छोटे छोटे गोलाकार ऐसे आकृति में वो स्थिर ऐसे आकार धारण कर लेगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो जल के बीच में जो जल के अणुओं के बीच में ससंजक बल होता है वो तेल और जल के बीच में लगने वाले आकर्षण बल से ज़्यादा होता है। और वहीं अगर आप पानी में तेल की बूंद डालेंगे तो वो पूरे सरफेस पे ऐसे पतली फिल्म की तरह फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो इसमें यही कॉन्सेप्ट है कि जो तेल के बीच में के अणुओं के बीच में लगने वाला ससंजक बल है वो तेल और जल के बीच में लगने वाले आसंजक बल से कम होता है। ठीक है, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक और है, कैपिलरी वाला, कोशिकात्व। तो देखिए, कांच की बहुत कम त्रिज्या की दोनों ओर से खुली हुई नली को केशिका नली या फिर केश नली कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल पतली सी एकदम कांच की नली हो, ठीक है, बिल्कुल पतली, ये तो मैंने बहुत ही बड़ा बना दिया, और दोनों ओर से उसका सिरा खुला हुआ होता है, वो केशिका नली कहलाती है। तो केश नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकात्व कहते हैं। ठीक है, और इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो ऐसे द्रव जो कांच को भिगोते हैं वे कांच की नली में ऊपर चढ़ते हैं, और जो कांच को नहीं भिगोते हैं वो केश नली में नीचे उतरते हैं। याद रखिएगा, जब किसी केश नली को जल में सीधे खड़ा करने पर उसमें जल नली के बाहर वाले जल के तल से कुछ ऊपर ऊंचाई तक चढ़ जाता है, और जबकि केश नली को पारे में खड़ा करने पर नली के भीतर के पारा जो है वो पारा का तल जो होता है वो बाहरी तल की अपेक्षा नीचे उतर आता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जल देखिए कांच को भिगोता है और वो इसलिए वो ऊपर की ओर जाता है, और पारा जो है वो कांच को नहीं भिगोता है इसलिए वो नली से नीचे की ओर उतरता है। इसके उदाहरण देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला क्या है, जल का पौधों की तनों में बनी असंख्य केश नलियों में चढ़कर टहनियों तक पहुंचना, ये लालटेन में मिट्टी की तेल की बत्ती का ऊपर चढ़ना, मोमबत्ती में धागे से मोम का पिघल के ऊपर चढ़ना, फाउंटेन पेन की निब जो है, नोक जो है बीच से छिड़ी हुई होती है, इसमें छोटी सी बारीक केश नली बन जाती है। इसी वजह से जब स्याही इसमें डुबोते हैं तो कुछ स्याही केश नली में चढ़ जाती है। ठीक है, और स्याही सोखने का कार्य भी केशिकात्व क्रिया पर निर्भर करता है। ठीक है,
और एक और चीज़ देखिएगा कि जो रिफिल वाला पेन होता है, ठीक है, रिफिल वाला पेन जिससे हम लिखते हैं, वो गुरुत्व के कारण संभव होता है। उसमें केशिका पृष्ठ तनाव या फिर केशिकात्व का कोई रोल नहीं होता है, उस पर आधारित नहीं होता है। ये एग्जाम्पल सिर्फ फाउंटेन पेन, ठीक है, जो फाउंटेन पेन ऐसे आती है, उस पर ऐसे निब बनी रहती है, फिर बीच में से ऐसे छिरा हुआ होता है, ये वाला जो है, ये वाला पेन जो होता है वो केशिकात्व का उदाहरण है। और बाकी जो हम यूज़ करते हैं रिफिल वाला पेन, वो उसमें गुरुत्व के कारण वो संभव होता है। आगे बढ़ते हैं। श्यानता, विस्कोसिटी देखें तो विस्कोसिटी क्या होता है कि द्रवों का वो गुण जिसके कारण वो अपनी विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है, वो श्यानता कहलाता है। गाढ़ा द्रव्य हुआ, जैसे आपका ग्लिसरीन हुआ, शहद हुआ, ये सब अधिक श्यान होता है, ठीक है। और इसमें द्रवों की श्यानता जो है वो ताप बढ़ाने पर घटती है, याद रखिएगा, ठीक है। श्यानता, गाढ़ापन जिसे कह सकते हैं, वो ताप बढ़ाने पर घटता है। विपरीत गैसों की श्यानता और जो इसके विपरीत जो गैसें होती हैं उनकी श्यानता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है, और ठोसों में श्यानता नहीं होती, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है वो होता है पॉज, ठीक है, पॉज याद रखिएगा, जिसको न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। आमतौर पर पतले द्रवों जैसे पानी, अल्कोहल आदि, गाढ़े तरलों जैसे कोल तार, रक्त, ग्लिसरीन आदि की अपेक्षा कम श्यान होते हैं, ठीक है। यार ये बस एक इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ है भूलने वाली कि ठोस में तो कोई श्यानता नहीं होती है। द्रवों की जो श्यानता होती है ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर घटती है, और गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। अगला कॉन्सेप्ट है उत्प्लावन बल। तो जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबाई जाती है तो उसके भार में हमको कुछ कमी का अनुभव होता है। तो ये जो उनका भार सच में नहीं कमी होता है, वो बस हमें आभास होता है। तो ये जो आभासी कमी द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए एक बल के कारण होती है, इसको क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल या उत्प्रेक्षण कहते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है, वही उत्प्लावन बल वाला। तो ये जो आभासी कमी होती है वो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, ठीक है। तो वस्तु का आभासी भार क्या होगा? वास्तविक भार माइनस हटाए गए द्रव का भार, ठीक है। वास्तविक भार माइनस उत्प्लावन बल, ठीक है। और किसी डूबी हुई वस्तु का आयतन उसके द्वारा विस्थापित जल के आयतन के बराबर होता है। यह है आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। प्लवन का नियम देख लेते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तैरने के नियम। तो जब कोई वस्तु द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबी हुई होती है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। एक तो पहला वस्तु का भार होगा जो कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करेगा, ठीक है, वस्तु का भार, ठीक है। दूसरा क्या है कि जब वो डूब रही है तो उस पर उत्प्लावन बल भी काम करेगा, ठीक है, यानी क्षेप F जो ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर कार्य करता है, ठीक है, ये ऊपर की ओर F काम करेगा। तो उत्पेक्ष F का मान क्या होगा? वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। हम पीछे कॉन्सेप्ट देख चुके हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत में। तो किसी द्रव में वस्तु का डूबना या तैरना इन दोनों बलों के आपेक्षिक मान पर निर्भर करता है, ठीक है। यदि देख लीजिए अगर W का मान जो है वो F से ज़्यादा है, ठीक है, W जो है वो F से ज़्यादा है, यानी नीचे लगने वाला बल जो है ऊपर लगने वाले बल से ज़्यादा है, तो जो परिणामी बल होगा यानी W माइनस F वो नीचे की ओर कार्य करेगा, यानी वस्तु पानी में डूब जाएगी, ठीक है, उस द्रव में डूब जाएगी। अगर W बराबर F है यानी वस्तु का भार और उत्प्रेक्षण उत्प्लावन बल यानी नीचे की ओर लगने वाला बल और ऊपर की ओर लगने वाला आभासी बल, अगर दोनों बराबर हैं तो वस्तु द्रव में वही रहेगी, मतलब वो तैरती रहेगी, वस्तु डूबेगी नहीं। और यदि W का मान जो है F से कम है यानी वस्तु का भार लगने वाले आभासी उत्प्लावन बल से कम है, तो जब वस्तु को स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा तो वो ऊपर की ओर उठने लगेगी, ठीक है। तो देखिए किसी ठोस का कितना भाग किस द्रव में डूबेगा यह उस द्रव तथा ठोस के अपेक्षित घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है। इसका कैसे गणना की जा सकती है? ठोस में डूबे भाग का आयतन बटा ठोस का कुल आयतन बराबर ठोस का घनत्व बटा द्रव का घनत्व, ठीक है। आगे देख लेते हैं पास्कल का नियम। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी बद्ध द्रव के किसी भाग के दाब में होने वाली वृद्धि द्रव के अन्य भागों में बिना क्षय हुए एक समान रूप से संचरित हो जाती है, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक, याद रखिएगा, हाइड्रोलिक ब्रेक और लिफ्ट, ठीक है, ये पास्कल के नियम पे कार्य करते हैं, ठीक है। तो वैज्ञानिक पास्कल ने पाया कि यदि सभी बिंदु एक ही ऊंचाई पर हों तो विराम स्थिति के तरल के सभी बिंदुओं पर दाब समान होगा,
ठीक है। स्टोक का नियम क्या है वहीं कि जब एक पिंड किसी तरल से गिरता है तो अपने संपर्क में तरल की परतों को भी खींचता है, ठीक है, और तरल की विभिन्न परतों में आपेक्ष गति उत्पन्न हो जाती है, परिणाम स्वरूप एक परिणामी मंदक बल अनुभव करता है, ठीक है, जिसमें आपकी स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई पानी की बूंदें, दोलन करता हुआ लोलक, ये कुछ ऐसे स्टोक के नियम के उदाहरण हैं। क्रांतिक वेग देख लेते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो यदि किसी द्रव के प्रवाह का वेग एक निश्चित वेग से कम होता है तो द्रव का प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह होता है, अर्थात द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे उसके पहले वाला गुजरा था। तो इस निश्चित वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। आगे एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि बर्नौली की थ्योरम, बर्नौली थ्योरम, ये देख लीजिए, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है कि जब कोई संपीड्य और अश्यान द्रव्य अर्थात आदर्श द्रव किसी धारा रेखी प्रवाह में बहता है, ठीक है, बिल्कुल बह रहा है धारा रेखी प्रवाह में, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसमें एकांक आयतन या एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा यानी दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वो नियत होता है, ठीक है। वेंटूरी मीटर बर्नौली प्रमेय पर आधारित ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है, ठीक है। बर्नौली के बारे में देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक गणितज्ञ थे। इन्होंने लियोनार्ड आयलर के साथ मिलकर गणित का फ्रेंच अकादमी पुरस्कार 10 बार जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया, ठीक है। इनके कार्यों में क्या है, द्रव गतिकी, एक विषयक जिन्होंने स्वयं एकल सिद्धांत अनुप्रयुक्त गणित सम्मिलित है, ठीक है, और इनको गणितीय भौतिकी का संस्थापक कहा जाता है। तो दोस्तों ये रहे आपके फिजिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रमेय, थ्योरम, ठीक है। आर्किमिडीज देख लिया, बर्नौली देख लिया, ठीक है, उत्प्लावन बल वगैरह देख लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये एग्जाम से, अगर फिजिक्स के पोर्शन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखिए, फिजिक्स के पोर्शन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने आज कवर किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।